नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां सेक्टर 2 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने बीजेपी युवा मोर्चा कार्यालय का उद्घाटन किया। दूसरी खबर चरखी दादरी से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला चरखी दादरी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तीसरी खबर जुलाना से है, जहां पानी न मिलने से लोग काफी परेशान हैं। और चौथी खबर बल्लभगढ़ से है, जहां रेलवे लाइन को पार करने का सिलसिला लगातार जारी है। तो 4 बड़ी खबरें, जिसमें पहली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर आपको बता दें कि सेक्टर 2 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने बीजेपी युवा मोर्चा कार्यालय का उद्घाटन किया। दूसरी खबर चरखी दादरी से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला चरखी दादरी पहुंचे। तीसरी खबर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। और चौथी खबर बल्लभगढ़ से, जहां पर रेलवे लाइन को पार करने का सिलसिला लगातार जारी है। 4 तस्वीरों के माध्यम से दिन की 4 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। पहली तस्वीर, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यालय का उद्घाटन। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने बीजेपी युवा मोर्चा कार्यालय का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बीजेपी संगठन को और अधिक मजबूत करने में प्रवास कार्यक्रम सहायक सिद्ध होगा। इसके मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर कई प्रहार किए। बीजेपी नेताओं के प्रवास कार्यक्रमों में आने वाले समय में जिला स्तर पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव के भी प्रवास कार्यक्रम होंगे। इस प्रकार प्रदेश प्रभारी 22 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करके सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने और साथ ही साथ संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने अपने संबोधन में युवाओं को पार्टी मजबूत करने के टिप्स देते हुए कहा कि आने वाले समय में देश के सभी युवा बीजेपी में होने चाहिए, साथ ही साथ कांग्रेस में कोई युवा बचना ही नहीं चाहिए। तो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन करने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे, जहां पर उनके साथ प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही साथ उन्होंने जानकारी दी, जहां पर प्रवास कार्यक्रम के तहत सभी जिलों तक पहुंचा जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश प्रभारी 22 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम भी किया जाएगा। दो 2024 में उसी रामलला का भव्य उद्घाटन होते हुए अपनी आंखों से और अपने शरीर से देखेंगे। ये बदलता हुआ भारत है। जिन चीजों के लिए आदमी युवा अवस्था में कोई संकल्प लेके चलता है, कोई जज्बा लेके चलता है और अपनी जवानी में उनको पूरा होता हुआ देखता है, मुझे लगता है कि इससे सौभाग्यशाली कोई बात हो नहीं सकती। कुछ सपने अभी और अधूरे हैं। अभी कॉमन सिविल कोड सपना है, हमारा व्यक्तिगत सपना है, देश के बहुत सारे युवाओं का सपना है और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के भी विचारों में से एक है। अनेक राज्य सरकारों ने कॉमन सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ रही हैं। यहां अंदर अंदर छुप छुप कर पूजा करने वालों को नहीं पूछा जाता। ये नकली ड्रामा कांग्रेसियों को नहीं चलेगा। ये आवाज समझ लीजिए, देश इस बात को समझ रहा है कि कौन इस राष्ट्र की भक्ति के साथ, इसके महापुरुषों के साथ खड़ा होता है। युवा मोर्चा एक ऐसी ताकत है जो सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करे। इस देश के युवाओं में देशभक्ति वैज्ञानिकता के साथ पहुंचाने का काम करे। राहुल राणा को मैं धन्यवाद दूंगा जो आपके युवा मोर्चा में जो 60 साल के ऊपर भी सफेद बाल है किंतु मन से युवा है, तब यहां पहुंच गए। तो पहले मैंने जो ऐसा युवा जो यहां आए हुए हैं, मैं इनको साधुवाद धन्यवाद दूंगा। आपका मन और जोश
जब तक अब जिएंगे तब तक जुबा रहे जैसे मोदी जी जैसा रहे। ऐसा युवा मोर्चा को साथी चाहिए। उसमें 7 मोर्चा है। इसमें महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा का तो मैंने पहली नाम बताया, एसटी मोर्चा है, एससी मोर्चा है, किसान मोर्चा है, और इस तरीके से ओबीसी मोर्चा है और बाकी सेल है। इन 7 मोर्चे में जिसको सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है ये युवा मोर्चा है। तो वहीं इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। विदु रावल जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और साथ ही साथ प्रवास कार्यक्रम का जिक्र करते हुए संगठन को और मजबूत करने की बात कही गई है। तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ा परिवार जो है बना हुआ है। देश भर के अंदर हमारे कार्यकर्ता है, प्रदेश भर में कार्यकर्ता है। हम अपने संगठन को जिलों के अंदर बहुत बड़ा विशाल संगठन है हमारा, मंडलों के अंदर हमने अपने संगठनों को जो है विस्तार दिया है और मंडल से नीचे जिस प्रकार से शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से नीचे बूथ और बूथ से नीचे 15 समितियां तक हमारी बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बहुत बड़ा परिवार जो है अपने आप में है। उस परिवार के नाते जो है परिवार के प्रदेश के मुखिया के तौर पर जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का प्रवास वो एक विधानसभा से नीचे की जो इकाइयां हैं उनसे मिलना, कार्यकर्ता को विधानसभा को आधार बनाकर कार्यक्रम बनाना और उस विधानसभा के जो मंडल है, मंडलों के अंदर जो शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्रों में जो बूथ के कार्यकर्ता है, बूथ के नीचे जो 15 समितियां तक है हमारी, उन कार्यकर्ताओं से खुद मिलना, ये अपने आप में एक अद्वितीय केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है क्योंकि हमारा ही ये संगठन है। अन्य पार्टियों के पास तो अपने प्रदेश के लिए आज तक संगठन नहीं बन पाया। जिले का तो बहुत दूर की बात है, मंडल, शक्ति केंद्र, उसके बाद बूथ और उसके बाद 15 समितियों का तो कल्पना भी नहीं कर सकते, स्वप्न भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के साथ जिस प्रकार से जनता ने खुद को जोड़ा है, तो उस नाते से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार और उस विस्तार की संभाल के नाते जो है चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी आज इन कार्यक्रमों में रहे, अगले भी कुछ दिनों में इन कार्यक्रमों में रहने वाले। जी, बजरंग दास जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से बीजेपी की तरफ से संगठन को मजबूत करने की बात कही जा रही है, लेकिन जब भी संगठन मजबूत करने की बात होती है तो कांग्रेस पर एक ही आरोप लगता है कि कांग्रेस का कोई संगठन ही नहीं है। देखिए, हर एक पार्टी को, हर एक व्यक्ति को अपना संगठन, अपनी टीम मजबूत करने का राइट है। उसके अंदर हम किसी के काना चुन्नी करे अच्छी बात नहीं है। मगर जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी की बात करी है, लोग इनसे बहुत बुरी तरह से भाजपा सरकार से खपा है और लोग इनसे मुक्ति चाहते हैं। इस प्रदेश का किसान हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, मैं फिलहाल भी बिहारी की मंडी के अंदर खड़ा हूँ, तो जो किसान सरसों लेकर खड़े हैं, 2 दिन की इन्होंने परचेज बढ़ाई है, मगर क्या है, टोकन कार्ड भी कुछ किसान लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं सवेर के। ये बड़ा बुरा हाल है। जो सरसों की खरीद हुई, जितना माल सरसों का पैदावार हरियाणा में है, उसका 25% सिर्फ सरसों की परचेज हुई है। और मुख्यमंत्री कहते हैं भी 24 घंटे में हम खरीद करेंगे, 48 घंटे में भुगतान करेंगे और 72 घंटे में भुगतान करेंगे। सारे दावे उनके झूठे हैं। और जहां तक कि हर एक व्यक्ति, जैसे ये तो लाठी डंडों की सरकार है, कोई इनके खिलाफ बोल ले, लाठी डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं। चाहे किसान हो, चाहे आपका सामने सरकारी कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी महिला हो, छात्र हो, कोई भी हो, कोई भी नहीं खिलाफ बोले, चुने हुए सरपंच है, कैसे दुड़ा के पिटा। ये तो लाठे डंडे के जोर पर अपना राज कर चला रहे हैं
और इन लोगों का मन बन चुका है कि इनको चलता करे। आप देखना कर्नाटक में जो परिणाम आएगा आपके सामने है, पूरी सरकार लगी, पूरी सरकारी अमला जमला लग गया, प्रधानमंत्री जी लगे, रक्षा मंत्री जी लगे, सारा पूर्व बीजेपी का केंद्र की सरकार और पूरे इनके जितने मुख्यमंत्री थी वो रोड पर आ लिए। उसके बाद भी क्या हुआ, इन्होंने मुद्दा बनाया है बेमतलब का बजरंग दल का, हनुमान बाबा इनका भी करे भाई है, हनुमान बाबा सबका साझा है, बाबा भगवान का हम नाम ले, वो तो देवता है, सभी पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, ये भी पूछते हैं और सबको पूछना भी चाहिए। एक किसी दल का नाम लेकर भगवान के नाम का आप खान करे अभी उनको बाबा का यूं कर दिया, वो गलत है। मैं कहता हूँ मिलकर सारा काम करना चाहिए। देखो चुनाव होते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, पार्टियां आती रहती जाती रहती है, बस देश के अंदर भाईचारा बना रहना चाहिए, आपसी भाईचारा बनाना बहुत जरूरी है। और मैं दावे साथ कहता हूँ, जहाँ संगठन की आप बात कर रहे हो, जितनी फूट भारतीय जनता पार्टी में आज हरियाणा में कहीं भी नहीं है। आप देखो अरविंद शर्मा क्या करता है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा राज कर लिया है, इसको हटाओ, ब्राह्मण का बनाओ। अरविंद शर्मा वो क्या बोलता है अपने ये रिवाड़ी के अंदर राविंदर जीत, वो कहता है मैंने जिस सरकार बनवाई है मेरी वजह से हम जीत के आए हैं, भाई ये हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो अपना बिटोरी वीरेंद्र सिंह कुछ बोलता है, उसका लड़का कुछ बोलता है, उसकी वाइफ कुछ बोलती है, फूट तो इनके अंदर है। जो हमारा संगठन है पूरा मजबूत संगठन है, प्रदेश की टीम बन चुकी है, पीसीसी के डेलीगेट बन चुके हैं, जिला प्रभारी ब्लॉक प्रभारी जितने भी हमारे सेल है उसके प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, पूरी टीम बन चुकी है। सिर्फ एक जिले की जो है प्रधान की लिस्ट आनी बाकी है, वही आ जाएगी 10-15 दिन के अंदर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे मिलकर हम काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी हर नेता हर कार्यकर्ता। विदु रावल जी आपके पास आना चाहूंगी, मैं ये समझना चाहूंगी जिस तरह से युवाओं को लेकर खासतौर पर जिक्र किया गया है कि युवाओं को पार्टी में मजबूत करने के लिए टिप्स देने की बात कही गई है। युवा संवाद का जो कार्यक्रम है, क्योंकि देश का किसान, देश का युवा, देश की महिला, देश का श्रमिक, देश का मजदूर, देश का कर्मचारी, देश का व्यापारी, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस वाले कुछ ही बोलते रहे जिनकी अभी हमने सुनी बात, तो उसी नाते से युवाओं के साथ संवाद का एक कार्यक्रम था। ये कितनी अजीब बात है, कितनी विरोधाभासी बात करते हैं। एक ही स्वर में आपने सवाल पूछा, तो उसी सवाल में कितनी विरोधाभासी बात की इन्होंने। पहला कहा कि इन्होंने कि हमारा संगठन कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है। संगठन है कहाँ, संगठन है कहाँ? एक लिस्ट निकालते हैं, शाम तक दूसरी लिस्ट बदल देते हैं, अगले दिन तीसरी लिस्ट आ जाती है और अगले शाम तक पिछली तीनों लिस्टों को फाड़ दिया जाता है। ये संगठन की बात करते हैं। इनके पास व्यक्ति ही नहीं है जिनको पद दिया जाए। ये कहते हैं कि इनका रुझान बढ़ रहा है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम भगवान हनुमान जी के भक्त हैं, और फिर साथ साथ कहते हैं बजरंगबली तो हम सबके हैं। और सबके कैसे हैं, जब ये खुद ये कहते हैं कि कर्नाटका में हमारी सरकार आएगी तो बजरंग दल जो है, जो हिंदुओं की आवाज रखता है, जो बजरंग बली के नाम से चलता है, उस संगठन को ये बैन कर देंगे। ऐसे भक्तों से तो भगवान जो है बचना चाहेंगे, जो आकर उनके नाम से चल रहे संगठनों को बैन कर देंगे केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। जिस प्रकार का भट्टा मजाक इन लोगों ने किया कर्नाटका के अंदर, चंद मुस्लिम वोट पाने की लालसा में इन्होंने कहा बजरंग दास को इक्वेट कर दिया पीएफआई के साथ। पीएफआई जो हिंदुस्तान के शहर करता है, उसी में ही अगला नाम इन्होंने बजरंग दास का बजरंग माफी चाहूंगा, बजरंग दास तो इनका नाम है, बजरंग बली का नाम जोड़ दिया। तो इनका नाम से बेशक बजरंग दास है, लेकिन बजरंग बली के प्रति इनकी जो चेष्टा है वो सबके सामने आई। तीसरी बात ये कहते हैं सरसों की केवल 25% खरीद हुई है। चलिए, अगर ये 5 लाख टन से अधिक जो खरीद हो चुकी है, उसको ये कह रहे हैं कि 25% खरीद हुई है। और आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं 15 मई को सरसों की खरीद होने, ये आज तक के इतिहास में कभी मई में अप्रैल में कभी इन्होंने सरसों खरीद की थी क्या? इन्होंने आज तक एक दाना नहीं खरीदा। यहाँ 5 लाख टन के बाद भी ये रोना ऐसे दिखा रहे जैसे इनके समय जो है ये खरीदा करती थी। एक दाना अपने इतिहास में जिस व्यक्ति ने जिस पार्टी ने खरीदा हो, वो किस प्रकार से छल कपट करके यहाँ पर टीवी चैनलों पर आकर बड़े बड़े भाषण दे जाती है। बजरंग दास जी कोई नए व्यक्ति नहीं है। जब कांग्रेस की सरकारें थी तब भी यही मंडियां थी, तब भी जाया करते। आज 5 लाख टन को कम बता रहे हैं। आज मई 15 में आकर अगर सरसों खरीदी जा रही है, सरसों की फसल मार्च और अप्रैल की होती है, आज मई के अंदर भी ये खड़े होकर कंप्लेन कर रहे हैं कि हाय मई में भी अब तक जो है खुला नहीं है, जबकि सरकार खोल रही है।
और इन्होंने अपने समय एक दाना नहीं खरीदा। कितनी विरोधाभासी बातें हैं जी। और इनका बार बार ये कहना कि कांग्रेस के अंदर फूट नहीं है, जबकि आपका ऐसा कोई सवाल ही नहीं था। कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उस नाते से बार बार अपनी फूट को बताना, ये फूट तो है जो आपका संगठन नहीं मिल रहा, ये लोगों को आपके प्रति नकारात्मक ही तो है, जो लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते, तभी आपका संगठन नहीं बन रहा। हमारा तो संगठन इतना मजबूत है, इतना विशाल है कि हम यहाँ पर 15 समितियों तक जा रहे हैं, यानी एक वोटर लिस्ट जिसके अंदर लगभग 800 से 1000 लोगों की संख्या की वोट होती है, उसमें भी हमारी 15 समिति लगभग 100 से ऊपर की हो चुकी है। इसके बावजूद इस प्रकार की उटपटांग बातें कहना, मुझे लगता है कि आईना ना देखने वालों के लिए ये दिक्कत रहती है। उनको पता या आभास ही नहीं होता दुनिया कहाँ पहुंच गई है। ये केवल और केवल जो है स्वप्न में जी रहे हैं, और इनका स्वप्न जो है, इनका स्वप्न मुंगेरी लाल के 3 सपनों जैसा है, जो बहुत जल्दी टूटने वाला है और टूटता रहा है, लेकिन इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 4-4, 5 चुनावों से कांग्रेस को हरियाणा की जनता नकार चुकी है। हरियाणा के लिए कांग्रेस गए जमाने, बीते जमाने की पार्टी हो चुकी है, और कांग्रेस के प्रति कोई आगे भविष्य में भी कांग्रेस के प्रति कोई रुझान हो ही नहीं सकता। कांग्रेस को तो खत्म करने का लोग संकल्प कर चुके हैं। हरियाणा विशेष रूप से कांग्रेस के लिए जो है अंतिम जो है कब्रगढ़ बन चुका है। यहाँ पर कोई चुनाव होगा, कांग्रेस मुंह की खाएगी जैसे पहले खाती रही है, लेकिन फिर भी ये जो आकर टीवी चैनल पर बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, जिनको हार कर भी बिना इस लज्जा के साथ कि चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, ये कर्नाटक के चुनाव तक तो पहुंच गए। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि भाजपा के पास अमला है, इसलिए वो अमला ताकत में लगता है। हमारे आपकी तरह नकारा नेतृत्व नहीं है जो कि चुनाव के समय इटली चला जाता है छुट्टी मनाने के लिए। हमारा नेतृत्व दिन रात काम करता है, कर्नाटक में भी काम करेगा, तमिलनाडु में भी काम करेगा, आंध्रा में भी काम करेगा, उत्तर पूर्व में भी काम करेगा, हरियाणा में भी काम करेगा। हमें गर्व है ऐसे नेतृत्व पर जो दिन में 18-18, 20-20 घंटे काम करता है। आपकी ईर्ष्या स्वाभाविक है। आपको राहुल गांधी जैसा नेतृत्व मिला हुआ है जिसको खुद ही नहीं पता दिन में कहां रहता है, वो महीनों महीनों गायब हो जाता है। हमारा नेतृत्व जो है जी जान से हर चुनाव में, और चुनाव क्यों, बिना चुनाव के भी काम करता है। हमने देखा जब वोटिंग करनी शुरू हुई कर्नाटक में, उसी समय राजस्थान के अंदर कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के आ गए। किस प्रकार से हमारा जो है कर्मठ नेतृत्व, मेहनती नेतृत्व जो है वो इनके लिए ईर्ष्या का कारण है। इनके अंदर ईर्ष्या बनी रहे। ये कहते हैं, ट्रकों के पीछे लिखा होता है जलो मत रीस करो। आप रीस करने का प्रयास करो, आप रीस करो हमारी मेहनत को। आप देखो किस प्रकार हमसे प्रेरणा पाकर थोड़ा अपने भी नेतृत्व को थोड़ा उठा करें, काम किया करें। लेकिन केवल और केवल अय्याशियों में डूबा हुआ इनका नेतृत्व जो है ये काम नहीं कर सकते। बल्कि अब तो इनकी राज्य इकाइयां कहती हैं राहुल गांधी से, आप चुनाव में मत आना, हम चुनाव जीत जाएंगे। अगर आप चुनाव में आ गए तो जीता हुआ चुनाव भी हम हार जाएंगे। ऐसी इनके नेतृत्व की जो है स्थिति है, और ये दूसरों पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला चरखी दादरी पहुंचे, जहां उन्होंने इनेलो पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में नाकाम रही है। प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों से आज आम नागरिक परेशान है। आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में अध्यापक नहीं है और न ही प्रदेश में कोई विकास कार्य हुए हैं। फिर भी प्रदेश सरकार के सिर पर कर्ज है। नागरिकों को समय पर ना बिजली मिल रही, ना समय पर पीने के लिए पानी मिल रहा। किसानों को समय पर न खाद मिल रही है और न ही समय पर उनकी फसलों को खरीदा जा रहा है। प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में चौधरी देवीलाल की विचारधारा को लेकर चलने वाली इनेलो पार्टी की सरकार बनेगी और आम नागरिकों की भलाई के लिए कार्य किया जाएगा। ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पताल में दवाई और डॉक्टर नहीं है, बिजली और पानी नहीं है, खाद और बीज उपलब्ध नहीं है, महंगाई आसमान को छू रही है, बेकारी और बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर ये कर्जा किस बात का? हमारी जब सरकार बनी थी, बतौर मुख्यमंत्री के मैं
15 अगस्त को रोहतक में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था। जुलाना खंड के खरिंटी गांव में इन दिनों पानी को लेकर हालात इतने खराब हैं कि गांव का हाल राजस्थान जैसे नजर आ रहा है। जहां अभी गर्मी की शुरुआत हुई है, ऐसे में ग्रामीण पीने के पानी को लेकर परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में सरकार द्वारा जल घर तो बनाया गया है, लेकिन उसका लाभ अभी तक मिल नहीं पा रहा है और उन्हें मजबूर होकर गांव के बाहर लगे समरसेबल पंप और हैंडपंप के सहारे अपने पीने के लिए पानी का प्रबंध करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें घंटों लाइन में लगकर पानी का प्रबंध करना पड़ता है। इससे परिवार के सभी सदस्य पानी लेने के लिए निकल जाते हैं। बुजुर्ग, बच्चे और युवा सब किसी न किसी तरह पानी का प्रबंध कर लाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस समस्या को लेकर सरपंच शिक्षा देवी का कहना है कि ग्रामीण पानी के लिए गुहार लगा रहे हैं। हालांकि हमारे गांव में जल घर बना हुआ है और उसके सुधार के लिए करीब 98 लाख रुपए का बजट भी आया हुआ है, लेकिन ठेकेदार की ओर से और साथ ही साथ प्रशासन की लापरवाही के चलते अब तक उस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। गांव में पहले हमारा जो पूर्व सरपंच होता था, आज से 10 साल पहले उन्होंने एक ट्यूबवेल लगा था नहर के नीचे। वो कुछ समय तो चला, 4-5 साल उसके टाइम काल में तो चल पड़ा वो, लेकिन अभी लाइन डेड होगी। काफी बार मैं मांग चुका हूं सरकार से। अभी हमारे यहाँ जो ये वाटर वर्क्स का जो काम होना था, लगभग 98 लाख का टेंडर हो चुका है, लेकिन बार बार मेरे गुहार लगाने से भी ठेकेदार यहाँ मौके पर नहीं आ रहा। अभी मैंने उपाध्यक्ष महोदय को भी लिख के भेज रखा ग्राम पंचायत की तरफ से, और फिर वहां पर हमारी एक मीटिंग हुई थी विधायक जी की यहाँ पर, जिसमें सारा प्रशासन आया था। वहां भी मैंने इसकी आवाज उठाई थी। फिर उसके बाद में उस आवाज उठाने से 4 गाड़ी ट्रक की, ये 4 गाड़ी माल तो डाल गया डिग्गी में, उधर देखना आप एक बार। लेकिन उसके बाद में ठेकेदार नहीं आ रहा। बार बार मेरे यार पता नहीं क्या कारण है, ठेकेदार या तो ठेकेदार की अपनी मनमानी है या फिर प्रशासन ने उसको इतना ढीला छोड़ रखा है। ऐसे कैसे काम चलेगा? 1.5 साल टेंडर को हुए न हो लिया। अभी बार बार, अभी गर्मी का मौसम आप देखो, टैंक सूख गए पानी के, गाँव बड़ा है, पानी की जो कैपेसिटी है टैंकों की, एसएस टैंकों की जो कैपेसिटी है वो कम है। जी, हमारे गांव की समस्या पानी की पीने की आपने देखी भी होगी, आए हो उधर से गुजर के। हमने सभी के साथ गुहार लगा ली, डांडा साहब को भी, डीसी साहब को भी। उन्होंने हमारे डिग्गी का हो रहा है 98 लाख का टेंडर। 2-4 थोड़ा सा मेटल गिर कर न रोकर कर एक बार आकर न देख कर फिर वापिस चले गए। उन्होंने काम नहीं किया। हमारी महिलाएं बहुत परेशान हो रही है पानी के लिए। हमने तो आगे भी डिमांड डाली और डीसी साहब के पास भी पहुंचा दी कि भी हमारी पानी की समस्या का समाधान करो, लेकिन उस पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। समस्या पानी की भी समस्या, हमने सारी राह की समस्या है कि मैं नहीं समस्या पूरी होती हमारी। हम हर वोट लेते हैं तभी समस्या पूरी कराएंगे, क्या पूरी करेंगे? पानी के लिए कितना बड़ा काम है? पानी का ऊपर पानी मत आए, हम उड़ते हैं। समस्या क्या कट्ठे पानी को जाता दुखी हो रहा है। समस्या पानी वाली है, पीने का पानी नहीं जाता, कई साल हो गए, कुएं रद्द हो गए, पानी की समस्या तगड़ी है। वहीं रेलवे लाइन को पार करने का सिलसिला लगातार जारी है। रेलवे लाइन के द्वारा लोगों को समझाने के बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रेलवे पुलिस के द्वारा कई चालान भी काटे गए और रेलवे लाइन पार करना धारा 147 के तहत कानूनी दंड अपराध है। रेलवे ट्रैक पार करना रेलवे एक्ट की धारा 147 का अपराध है और इसमें 6 महीने की सजा, 1000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है या दोनों दंडों से दंड हो सकते हैं। नहीं, हम लोगों को समझाते हैं लाइन पार ना करें, पंपलेट बांटते हैं, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा लोगों को समझाते हैं, अनाउंसमेंट कराते हैं कि रेलवे लाइन पार ना करें, ये दंडनीय अपराध है। फिर भी यदि कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो उसको पकड़कर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जाता है। अब तक कितने लोग ऐसे पकड़े गए हैं? 2023 में अभी तक 24-25 केस हमने इस तरह के किए हैं, रेलवे एक्ट 147 में बंद किए हैं। चलिए, फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।